बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप लोगों का सेकंड लेक्चर है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का। मॉलिक्यूलर जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर वाले लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए वो जहन में था। अच्छा, खैर माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में आपका जो सेकंड टॉपिक था आपकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग, उसमें एक टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिन्हें जीएमओज भी कहते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी पढ़े थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी पढ़े थे। ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने पढ़े। इनफैक्ट हमने माइक्रोब्स का भी हल्का फुल्का जिक्र किया था। तो इसमें चूँकि हमारा बेसिक कंसर्न ही माइक्रोब्स के साथ है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें हम देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम दो कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर रहे होते हैं, उसकी कर रहे होते हैं। पहली जो है वो ट्रेडिशनल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है। ट्रेडिशनल में क्या है कि जैसे हम कदीमी ये करते आ रहे हैं कि माइक्रोब्स को किसी भी प्रोसेस में यूज़ किया, उनसे कोई फर्दर प्रोडक्ट अटेन कर ली, ठीक है, ये सब कुछ तो कर रहे थे हम। बट जो न्यू उसमें टाइप्स या कैटेगरी आई है वो ये है कि हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, उससे न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप किए। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को किस तरह से ऑल्टर किया जाता है। इसमें जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एक तो जिस ऑर्गेनिज्म को, जिस माइक्रोब को भी हमने यूज़ करना है, एक तो उसका ओरिजिनल डीएनए होगा, दूसरा उसके अंदर जो न्यू पीस ऑफ डीएनए या न्यू जीन जो हम लोगों ने इंसर्ट की है, उसकी वजह से वो उसका डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। मीन्स के उसके अंदर जो है वो दोनों का मिक्सचर होगा डीएनए का। दूसरी बात है कि इंट्रोड्यूस जीन इनटू माइक्रोब्स। हमने माइक्रोब्स के अंदर अपनी मर्जी की जीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा देते हैं, किसी प्लाज्मिड वेक्टर को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। जब डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो उसके बाद हम अपनी मर्जी की प्रोडक्ट जो है वो उनसे अटेन कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? वाइटामिन हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इंसुलिन है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लिया। एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स में एमाइलेज, प्रोटीएज, ये सारे जो हैं वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बल्क में ले रहे हैं। अमाइनो एसिड्स भी हैं। अब एडवांटेज क्या है ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? एक तो ये, अब देखें, हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी बना रहे हैं। एनिमल्स से भी हम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, प्लांट्स से भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? उनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी या हम लोगों ने उनको इसलिए यूज़ किया, उसके कुछ फ़वाद थे। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ये ग्रो रैपिडली, ठीक है, सबसे कम ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया जैसे कि 1 से 2 में डिवाइड होते हैं 20 मिनट्स में, फिर उससे 2 से 4 मल्टीप्लाई करते हैं बहुत कम वक्त में, बहुत ज़्यादा। ईजी टू कल्टिवेट, ठीक है, इनकी कल्टिवेशन बहुत ईजी होता है, इनको ग्रो कराना, आगे से इनकी प्रोडक्ट लेनी बहुत ईजी होती है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे उन्हीं को ही हम इन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ लेस एनर्जी, ठीक है, कंज्यूम कम करते हैं फूड को, या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमें चेंजेस नहीं करनी पड़ती। एक हम उन्हें शॉर्ट एनवायरनमेंटल मीडिया दे देते हैं जिसके अंदर ये ग्रो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी टू मैनिपुलेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स। अब हमने अपनी मर्जी की एक ट्रेट जो है वो बनवानी है, अपनी मर्जी की एक जीन इंट्रोड्यूस करानी है, तो उसके लिए हम कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे टू यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस आर डिजायर्ड जीन। उसके लिए सबसे पहला आता है जीन ट्रांसफ़र मेथड। जीन ट्रांसफ़र मेथड का क्या मतलब है कि जीन को हम लोग होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले ट्रांसफ़र कराते हैं, ठीक है। जीन ट्रांसफ़र कराने के लिए होस्ट में कैसे जीन ट्रांसफ़र कराते हैं कि सबसे पहले अपनी मर्जी का जीन दिया, उसको किसी प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस किया, प्लाज्मिड भी पीस ऑफ डीएनए है, वो भी डीएनए अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, तो उसको हम किसी भी होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे या इंसर्ट कर देंगे। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर जैसे कि प्लाज्मिड्स भी हो सकते हैं,
यूज सम माइक्रोब एज अ वेक्टर टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन। इसमें हम किसी भी ऐसे माइक्रोब को वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स के मैसेंजर लिंकर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोड्यूस मल्टीपल। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज अ मेथड इन विच वी प्रोड्यूस आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं वो हमारा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब प्रोमोटर क्या होते हैं? प्रोमोटर भी सीक्वेंस ऑफ डीएनए ही होती है और इसका बेसिक काम क्या होता है? किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, या उसके एक्सप्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कराना, प्रोमोट करना, ठीक है, उसको इन्हांस करना, उसकी जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है या जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस को। इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट, वैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं होस्ट के अंदर। सबसे लास्ट बात इसमें आ जाती है सिलेक्ट मार्कर जीन टू आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोगों ने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कोई पैथोजेंस भी हैं, कोई हवा में से भी आ गया है या कोई कहीं से भी आ जाता है। तो उसमें या कुछ में के अंदर रिकॉम्बिनेंट जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मार्कर्स यूज़ करते हैं, जीन मार्कर। वो मार्कर क्या करते हैं? वो रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनके साथ जाके चिपक जाते हैं। इसलिए जो रिकॉम्बिनेंट होंगे उनके साथ मार्कर्स चिपक जाएंगे और वो अलग करने में हमें हेल्प आउट करेंगे। अब जीन ट्रांसफ़र के कौन कौन से मेथड्स हैं? जीन ट्रांसफ़र कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर? उसमें एक मेजर प्रोसेस है जिसे इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है? इट्स द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक्स और पल्सेस। इसमें हम हाई वोल्टेज वेव्स या शॉक्स, पल्सेस यूज़ करते हैं डीएनए को ट्रांसफ़र कराने के लिए, और होस्ट क्या करेगा? एज अ रिजल्ट डीएनए को अपटेक कर लेगा। ये देखें, अब ये पल्स के बगैर ये एक सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर हमने जीन्स या ड्रग जो है वो अपनी इंट्रोड्यूस कराई, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई फील्ड हम लोगों ने इसको प्रोवाइड कर दी, जो कि इसके अंदर पोर्स बना देगा। इलेक्ट्रोपोरेशन हो जाएगी उसमें। कैसे? जब हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, पोर्स की मदद से इसके अंदर जो है वो जीन्स जाना शुरू हो जाएंगी और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता सेल हील अप हो जाएगा विद द इंट्रोड्यूस्ड जीन। ठीक है, ये पल्स के पहले था, उसके अंदर वो जीन नहीं थी। जब हमने पल्स दी उसके अंदर पोर्स बन गए, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गई, देन पोर्स बनने के बाद उसके अंदर वो जीन चली गई और सेल हील अप हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डोनर और रेसिपिएंट हैं बोथ कम्स क्लोजर टू ईच अदर, और फिर उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एक से, कौन से, डोनर से रेसिपिएंट के अंदर। अब डोनर एंड रेसिपिएंट सेल्स कम क्लोजर, डोनर विल बी हैविंग डिजायर्ड जीन और रेसिपिएंट उस डिजायर्ड जीन को अपटेक कर लेगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो था ये हमारा डोनर था, इसके अंदर ये हमारे प्लाज्मिड की जीन थी। अब ये जो रेसिपिएंट सेल होगा इसके अंदर ये जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, इनकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और इसका जो डीएनए है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोनों के अंदर जो है वो ओल्ड डोनर और न्यू डोनर या रेसिपिएंट सेल जो था उसके अंदर वो डीएनए प्रेजेंट होगा। अब प्रोमोटर्स क्या होते हैं? प्रोमोटर सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को इन्हांस करते हैं, प्रोमोट करते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर्स होते हैं जो कि हमेशा एक्टिव होते हैं, दूसरे इंड्यूसिबल प्रोमोटर्स होते हैं, ये इनको एक्टिव कराया जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब स्ट्रैटेजीज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकती हैं? इसमें एक स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि डिस्टर्ब और कंप्लीट रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड जीन। जो जीन हमें नहीं चाहिए हम उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। उसके रिमूवल से क्या होगा? जो हमारी डिजायर्ड जीन है उसको एक्सप्रेस करना ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेंगे अनडिजायर्ड जीन्स। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन्स, जो हमारी टारगेट जीन है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करा लें, ओवर एक्सप्रेस करा लें। लेकिन ओवर एक्सप्रेशन का समटाइम्स ड्रॉबैक ये होता है कि लॉस, समटाइम्स जीन जो है वो लॉस भी हो सकती है, वो सेग्रीगेट भी कर सकती है। सेग्रीगेट मीन्स के सेपरेट हो जाती है, उसका एक्सप्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। अब एप्लीकेशंस क्या है इसकी? ह्यूमन हेल्थ में ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन है, आपको पता है बल्क में प्रोड्यूस कराई जा रही है इंडस्ट्रियल स्केल पे। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, इसमें भी क्या करते हैं, इकोलाई के अंदर हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ये आप देख सकते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया में किस तरह की कि इसमें हम लोगों ने इसके प्लाज्मिड के अंदर वो जीन जो है इकोलाई को लेके उसके प्लाज्मिड में वो जीन इंट्रोड्यूस करा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जो ब्राउन कलर की ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्ट हम लोग हासिल कर लेंगे इससे।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अल्फा माइलेज यूज़ किया जाता है किससे, बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस से। अब अमाइलेज क्या होता है आपको पता है, ये अमाइलेज जिनके स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। तो जिन कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टार्च लगी होती है, उसकी वजह से अकड़े हुए होते हैं, तो उसके ऊपर माइलेज यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कपड़े का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। डी साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं। एक इंडिगो डाई होता है, ये कमर्शियल पिगमेंट है, ये फैब्रिक और वूल को डाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड में NAH7 जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, उसकी वजह से ये जो पिगमेंट जीन्स है वो एक्सप्रेस होती है और हम इंडिगो डाई हासिल करते हैं। ये देखें, ये डी साइजिंग ऑफ फैब्रिक में एमाइलेज यूज़ हो रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मेजर रोल है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर से हम उनकी जीन सेपरेट करते हैं, NIF एंड NIL, इसको इंसर्ट करते हैं राइजोबियम में। आपको पता है राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि जड़ों के अंदर रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स वगैरह बनाने में मदद करते हैं जो कि खाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यू कैन सी दिस, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनके अंदर हमने वो जीन इंट्रोड्यूस करा दिया। एज अ रिजल्ट वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और हम अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट ले लेंगे। अब फूड इंडस्ट्री है, उसमें मेजर यीस्ट यूज़ होता है, स्केरोमाइसिस सेरेविसी। इसको हम लोग ब्रेड में यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड बना रहे होते हैं चीज़ मेकिंग में, और इस तरह की प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं। ये देख सकते हैं आप, बेकर्स यीस्ट है, यीस्ट को हम लोग डो में भी यूज़ करेंगे। उसमें क्या होगा कि एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होती है जिसके बबल्स बन रहे होते हैं। चीज़ में भी अक्सर आपने देखा होगा होल्स होंगे, ब्रेड के अंदर भी स्पॉन्ज लाइक बनी हुई होती है। तो ये सारे जो है वो यीस्ट की मदद से हम लोग बना रहे होते हैं और इसको ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एथेनॉल फॉर्मेशन में। सो ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक था। होप्स हो कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम कैसे बनाते हैं, उनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या रोल है, जीन ट्रांसफ़र मेथड्स किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, देन उसके बाद हम किस तरह से उनको प्रोड्यूस करा रहे हैं, और उनकी डिफरेंट फील्ड्स में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। सो आप लोगों को होपफुली समझ आई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। So thank you very much, wish you all the best.